हेलो गाइज, आज हम लोग का टॉपिक होगा सीटेट मैथ पेडागोजी करने जा रहे हैं। तो इसमें टॉपिक होगा गणित शिक्षण विधियाँ। ठीक ना, गणित शिक्षण विधियाँ। ठीक है। और गणित शिक्षण विधियाँ में पहला हम लोग का हेडिंग होगा विश्लेषण विधि। तो पहले हम लोग गणित शिक्षण विधियाँ के बारे में जानते हैं। चलिए, गणित शिक्षण विधियाँ। गणित का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मैथ्स। ठीक है। और शिक्षण यानी शिक्षा, शिक्षा संस्थान। ठीक ना। अब विधि है यानी गणित के बारे में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो गणित का शिक्षा आप किसी व्यक्ति या बच्चे को या स्टूडेंट को किस तरह से दे रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक ना। तो देखिए, यहाँ पे दो प्रकार से बांट दिया गया है इसको। ठीक ना। शिक्षा देने की विधि को दो प्रकार से बांटा है। कौन यहाँ इसके लिए, इस टॉपिक के लिए, और किसने बांटा है? एनसीएफ ने। ये हम और आप नहीं बोल रहे हैं। ठीक ना। ये एनसीएफ का कहना है कि एक होता है गणित शिक्षण विधि के माध्यम से, एक होता है टीचर सेंटर। एक टीचर सेंटर होता है, एक होता है स्टूडेंट सेंटर। ठीक है। एक टीचर सेंटर और एक स्टूडेंट सेंटर। अब ये एनसीएफ कहता है कि ये दो प्रकार से संस्था चलते हैं, एक टीचर सेंटर और एक स्टूडेंट सेंटर। अब टीचर सेंटर में क्या होता है कि टीचर क्या करता है कि अपने अनुसार, इसमें इसके लिए टीचर के लिए टीचर सेंटर में अपने अनुसार, जो टीचर अपने अनुसार यानी बच्चे किस तरह से समझ रहे हैं उस पर न चले के, ठीक ना, वो अपने अनुसार जो जान रहा है उसी माध्यम से वो पढ़ाते जा रहा है। बच्चा समझा या न समझा उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो उसी को बोला जाता है टीचर सेंटर। ठीक ना। और स्टूडेंट सेंटर वैसा टीचर जो क्या करता है कि वो टीचर के स्टूडेंट के माध्यम से पढ़ाता है कि स्टूडेंट किस तरह से बात को समझने की कोशिश कर रहा है, उसी लैंग्वेज में हम समझाएं उसको। ठीक ना। तो वो होता है स्टूडेंट सेंटर। ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे टॉपिक पे अपने। देखिए कि टीचर सेंटर एक बार और बता दे रहे हैं। टीचर सेंटर वैसा, देखिए किसी किसी संस्थान में कि कोई बच्चा बोलता है कि पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, तो जो जिस तरह से टीचर जान रहा है उसी लैंग्वेज से वो अपना नॉलेज बांट रहा है। ठीक है। लेकिन उसको बच्चा पे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देता है। ठीक ना। तो वो क्या होता है कि वो बच्चा नहीं समझ पाता है। लेकिन जो टीचर, तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट सेंटर। और जो टीचर बच्चे के ध्यान में रख के, जो बच्चा होता है स्कूल का, उसको ध्यान में रख के और अपना ज्ञान को वितरित करता है, तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट सेंटर। यानी बच्चे को आज़ादी रहती है वहाँ पे कि तुमको जो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे पूछ लो। ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे टीचर एक्सीलेंट है। यहाँ पे टीचर क्या है कि जो समझ में नहीं आ रहा है बच्चा को, वो पूछेगा तो ही टीचर कहेंगे कि नहीं समझ में आ रहा है, तुमको मारेंगे अभी ये 2 डंडा, तो लड़का डरा जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे इस तरह से इसको बोलते हैं टीचर सेंटर और इसको बोलते हैं स्टूडेंट सेंटर। ठीक ना। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये एनसीएफ बताता है। ठीक ना। चलिए, अब हम लोग का पहला टॉपिक होगा हेडिंग विश्लेषण विधि। एनालिटिक मेथड यानी विश्लेषण विधियाँ। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग किसी भी, अगर मैथ को भी दो प्रकार के से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं
कि अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, यानी अज्ञात से हमको कुछ नहीं मालूम है, उसको ज्ञात करना होता है हमको यहाँ पे, ठीक ना। और एक तरह, दो ही तरीका से मैथ को पढ़ा जाता है, और एक तरीका है कि ज्ञात होता है हमको, यानी किसी चीज का ज्ञात होता है, पता चल जाता है कि ये चीज है, और भागते हैं किधर, अज्ञात की ओर, अज्ञात की ओर। तो इसमें क्या होता है कि अज्ञात की ओर भागते हैं, तो इसमें नॉलेज बढ़ता है बच्चे को, ठीक है, तर्क शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, ठीक है। इस विश्लेषण विधि में, यानी एनालिटिक मेथड में, हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। ध्यान में, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इधर जाते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब देखिएगा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि हम लोग विश्लेषण विधिया में किस तरफ जाते हैं, यानी किस मेथड पे कार्य करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि मैथ को हम लोग दो ही लॉजिक से पढ़ते हैं, एक ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं और एक अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, यानी जस्ट उसके विपरीत, ठीक ना। ये ध्यान में रखिएगा हमेशा। तो देखिए इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, किस में, विश्लेषण विधि में, यानी एनालिटिक मेथड में। ये टॉपिक हम लोगों का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसको दे दे VVI तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक ना। चलिए इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सिद्ध करें कि तीनों कोणों का मान तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। दो समकोण के बराबर होता है। तो देखिए तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, ठीक ना। इसका प्रयोग चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। सिद्ध करें कि तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। तो तीन कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। अब आप लोग के दिमाग में चलता होगा कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और दो समकोण के बराबर। तो दो समकोण का मतलब कि 90-90 का दो गो समकोण हुआ। तो हई देखना बाबू कि तीनों कोणों का योग, हई देखो तीनों कोणों का योग क्या होता है, दो समकोण के बराबर होता है। तो हई देखो ना, तीन गो कोण, एगो दू गो, हई तीन गो, एक दू हई तीन, किसके बराबर है, दो गो समकोण के। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस कोण 3 बराबर किसके,
90 या प्लस 90 के, यानी दो गो समकोण है ना, एक समकोण 90 डिग्री का होता है, तो 90 प्लस 90 बराबर कितना का हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो अब देखो कि हई दो गो तीनों कोणों का योग ना बोल रहा है, तो 1 2 3 तीनों कोणों का योग किसके बराबर, दो गो समकोण के बराबर। तो समकोण हम दिखाएंगे कहाँ, हई देखो ना, यहाँ पे एक लाइन रेखा खींच देंगे, एक रेखा खींचेंगे ना, तो हई देखो अब हई कोणवा कितने का होगा, मान लो इसको मान लेते हैं, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, 1 2 3 और 4 और 5। अब देखिए कोण 2 किसके बराबर है, कोण 2, कोण यहाँ पे 2 है, ये किसके बराबर है, कोण 4 के। कोण 2 जो है बराबर है कोण 4 के, ध्यान से देखिएगा। और कोण 3 कोण 5 के बराबर है, कोण 3 जो है कोण 5 के बराबर है। इस कोण को बोला जाता है एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर है, कोण 3 है कोण 5 के बराबर है। इ दोनों कोणवा को क्या बोलेंगे, एकांतर कोण बोलेंगे बाबू। तो हई देखो, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर में मिटा दे रहे हैं, सॉरी, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण बोलते हैं, ठीक है। अब एकांतर अंतःकोण, अब देखिएगा कि भाई देखिएगा कि कोण 1, यहाँ पे देखिएगा प्लस के, कोण 2 के जगह पे कोण 4 लिख सकते हैं, कोण 2 के जगह पे कोण 4 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो कोण 2 के जगह पे कोण 4 और कोण 3 के जगह पे कोण 5। तो अब देखिएगा बराबर कितना, 180 का, 180 का होगा ना, तो कोण 3 कोण 1 और प्लस कोण 2 और प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। यही ना हमको दिखाना था ये। तो जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, ठीक है। जब ये बराबर है, ये बराबर है, तो इसके जगह पे हम ये रख सकते हैं, इसके जगह पे ये रख सकते हैं। तो 3, तो 1 तो वही है, सेम है। अब 2 के जगह पे 4 रखे हैं, 3 के जगह पे 5 रखे हैं, बस सेम है। ये हमारा निकल गया, ठीक ना। तो हम लोग यही बोलते हैं कि अज्ञात से हम लोग ज्ञात की ओर जाते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। विश्लेषण विधि में इसका प्रयोग अज्ञात से ज्ञात की ओर जाने में किस चैप्टर को हल करने में किया जाता है। इसका प्रयोग रेखा गणित प्रमेय को सिद्ध करने में किया जाता है। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा कि विश्लेषण विधि का प्रयोग किसको सिद्ध करने में किया जाता है, तो रेखा गणित के, यहाँ पे देखिएगा रेखा गणित प्रमेय को सिद्ध करने में किया जाता है। जितने भी रेखा गणित सब क्वेश्चन इस विधि से हल नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ से केवल रेखा गणित ही को ही हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब
यहाँ पे देखिएगा, यूज ऑफ एनालिटिक मेथड, यानी हम लोग रेखा गणित में जब प्रयोग कर रहे थे, यानी इस मेथड का प्रयोग किस में कर सकते हैं, रेखा गणित में। अब रेखा गणित में चैप्टर कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रमेय होगा। प्रमेय यानी किसी भी थ्योरम का प्रयोग करने में, 10th में आप लोग थ्योरम सिद्ध किए हैं, सिद्ध करने वाले में इसका प्रयोग होता है, एनालिटिक मेथड का, ठीक है। उसके बाद थ्योरम, दूसरा है हम लोग का देखिए, प्रमेय को सिद्ध करने में किया जाता है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, और सॉल्यूशन ऑफ अर्थमेटिक प्रॉब्लम, यानी जितने भी अर्थमेटिक वाला है उसको क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी यहाँ से किसी चैप्टर में मैथ बनाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, विश्लेषण विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी में बस यही 3 आपका है, ठीक ना, ये 3 गो, कि इसी में अर्थमेटिक एनालिटिक मेथड का प्रयोग किया जाता है, इसके बाहर कहीं नहीं जाना है, ठीक ना। देखिए, इतना ध्यान में रखिए, जितना पढ़ा रहे हैं एकदम इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक ना। बस एकदम बार बार बोलते हैं ना कि कंसंट्रेट करके रहिए, पढ़िए एकदम। अब देखिए कि विश्लेषण विधि जब हम लोग पढ़ते हैं तो विश्लेषण विधि को किस तरह से पढ़े, कि ज्ञात से यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर हम लोग जा रहे थे, तो अज्ञात से जब ज्ञात की ओर जा रहे थे तो देखिएगा कि मान लीजिए कि अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है कि अब ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, तो अब इसका फायदा और नुकसान भी जानना है कि जब हम लोग अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, यानी कि कोई भी काम करते हैं, तो एक तरफ नुकसान होता है तो एक तरफ फायदा होता है, फायदा होता है तो नुकसान भी होता है, ये श्योरली है, ठीक ना। तो इसमें भी हम लोगों को पढ़ना है फायदा, पहले फायदा जान लेते हैं कि ये विधि पढ़ने से, यानी एनालिटिक मेथड पढ़ने से फायदा क्या है, ठीक ना। उसके बाद नुकसान के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे इसका गुण लिखते हैं, गुण में ए नंबर पहला, एडवांटेज, यानी फायदा क्या है इसका, एनालिटिक मेथड का फायदा, ठीक ना। पहला नंबर स्वयं समस्या का समाधान
देखिए एनालिटिक मेथड का फायदा, ठीक ना, स्वयं समस्या का समाधान करने, ये जो विश्लेषण विधियां है इसमें स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। कौन? विश्लेषण विधि यानी एनालिटिक मेथड। यानी हम लोग ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं तो वो क्या होता है कि स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है, ठीक है। यानी देखिएगा कि कोई बच्चा को दे दिया जाए कि तुमको पता है कि ये 5 है, इसको किस तरह से लिख सकते हो, तो वो लिखेगा 2 + 3, 3 + 2, ठीक है, 3 + 2, 4 + 1, 1 + 4 लिख सकता है ना। कोई तरीका से लिखा, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, तो इस पे खोजने पे ये बल देती है। यानी कि ये समस्या खोजने पर बल देती है, यानी कि तुम खोजो, और इससे क्या होता है कि इससे अस्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी इससे क्या हो, हमारे दिमाग जो होता है वो सोचने की क्षमता बढ़ता है, ठीक है। इस पे बल देती है, सोचने पर बल देती है ये, ठीक है। यह खोज करने की क्षमता का विकास होता है। देखिए, यह मनोविज्ञान विधि है जो बालक के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। ये क्या है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक ना, जो क्या करती है कि बालक के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। रुचि कैसे उत्पन्न होगा कि बच्चे को आप रोज कुछ ना कुछ नया सिखाइएगा तो क्या होगा, उसके अंदर रुचि उत्पन्न होगा, ठीक है। डेली क्लास करने जाएगा, ठीक है, और डेली जब जाएगा तो कुछ ना कुछ नया सीखेगा ही, तो उसको सीखने पे ये बल देती है। खोज करने की क्षमता का विकास होता है, उसके अंदर किसी भी चीज़ को खोज करने की क्षमता का विकास भी होता है। यानी किसी भी मैथ अगर बना रहा है तो आगे वो सोच सकता है उस पर, ठीक ना, चिंतन कर सकता है कि ये कैसे आगे बनेगा, उस पर इसमें बल दिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या, ये तो फायदा हुआ इसका, अब नुकसान क्या होता है देखते हैं। बी नंबर इसका डिसएडवांटेज यानी नुकसान इसका, इस विधि से क्या होता है देखिए। पहला, अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। इस विधि को क्यों बनाने में अधिक समय लगता है? क्योंकि इसमें क्या बल देती है,
मैथ कि आप देखिए किसी भी चीज को आप डीपली क्वेश्चन को बनाइएगा तो वो थोड़ा समय लेगी, लेकिन आपको समझने में बहुत हेल्पफुल होगी, आपका सोच बढ़ेगा। किसी भी क्वेश्चन को डीपली बनाइएगा तो ठीक ना, समय लगेगा, आपका सोच बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यही बोल रहा है कि इसमें नुकसान यही होता है कि अधिक समय लगता है इस विधि को बनाने में, ठीक ना। उसके बाद दूसरा, छोटी कक्षा के बालकों के लिए जो छोटे कक्षा के बालक होते हैं 1 से लेकर 5 तक, उसके लिए अनुपयोगी माना जाता है। यानी इस विचार पे उस पे बल नहीं दिया जाता है। एक से छोटे कक्षा के बालकों के लिए ये कर सकता है, 7, 8, 9, 10 इस तरह से सोच सकता है, ठीक ना। यानी किसी भी चीज को डीपली यानी विस्तार पूर्वक बता सकता है किसी भी क्वेश्चन को। अब इसको बताया गया, अब 6 क्लास या 7th क्लास के लड़का, सॉरी 1 से 5 क्लास के बच्चे को ले लीजिएगा तो वो क्या जानता है कि 1+1=2 होगा, बस इतना, ठीक ना। अब इसको फिर 1+1 मतलब ये तोड़कर फिर इसके रूप में लिख सकता है और इसको इसके रूप में लिख सकता है, ठीक है। दूसरा कुछ नहीं, ठीक ना। उस पे उतना जोड़ नहीं दिया जाता है, उसके लिए ये विधि अनुपयोगी है। कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है। इस विधि को पढ़ाने के लिए कुशल अध्यापक यानी टीचर तेज होना चाहिए, अच्छे से देखिए उस एकदम उसका दिमाग, किसी का भी दिमाग हो कंसंट्रेट रहेगा ना किसी क्वेश्चन पे तो वो बना देगा, ठीक ना। ये ध्यान में रखिएगा। तो वो कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी अगर टीचर गड़बड़ हुआ, अगर टीचर गड़बड़ हुआ क्वेश्चन बनाते समय देखिएगा कि फंस जाता है तो वहां पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। इस विधि को पढ़ाने के लिए टीचर कुशल अध्यापक यानी अध्यापक हमेशा तत्पर रहे उसके प्रति, किसी काम के प्रति आप लोग तत्पर रहते हैं उसी प्रकार इनको भी तत्पर रहना होगा। यानी कि नहीं तो क्लास में गया, ठीक है, सब खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए टीचर क्या करे, देखिए इसके लिए टीचर क्या करे, कुशल, अब देखिए कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है तो कुशल आप भी बन जाइएगा, कोई भी बन जाएगा, आपके मेहनत के ऊपर है। तो देखिए कुशल बनने के लिए आप रूटीन बना लीजिए कि कल क्या पढ़ाना है, ठीक है। कल क्या पढ़ाना है तो आज आप घर से पढ़ के जाइए और बहुत बेहतर कीजिएगा, कल क्लास में बेहतर से बेहतर होगा, ठीक ना। क्योंकि प्रैक्टिस सबसे जरूरी है आपको। तो आप भी इस कुशल अध्यापक में बन सकते हैं, तो आपका भी गिनती उसमें होगा कि कुशल अध्यापक की आवश्यकता होगी तो आपका नाम लिया जाएगा, ठीक ना। चलिए नहीं तो लड़के कहेगा कि मास्टर साहब को कुछ नहीं आता है। आप लोग बहुत बेटर टीचर बनिएगा। चौथा है तर्क शक्ति की जरूरत होती है, ठीक है। इसमें तर्क शक्ति यानी लॉजिक, आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग का नाम सुने हैं, उसमें भी तर्क शक्ति की जरूरत होती है, ठीक ना। अब मैथ बनाने में तो हर हाल में तर्क शक्ति यानी दिमाग को डेवलप, देखिए दिमाग पे जितना ही जोर दीजिएगा ना उतना ही डेवलप करेगा दिमाग, ठीक ना।
यानी उसको फ्रेश रखिए एकदम। इसकी ज़रूरत है, तर्क शक्ति की ज़रूरत होती है किसी भी मैथ को बनाने के लिए, या रीजनिंग पढ़िए, इसकी ज़रूरत है। अब तो क्लियर हो गया कि विश्लेषण विधि पढ़ने, विश्लेषण विधि में हानि क्या है और लाभ क्या है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा है हम लोग का संश्लेषण विधि। सिंथेसिस मेथड, संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि सिर्फ इसको उल्टा कर दीजिए भाई, उल्टा एकदम। विश्लेषण विधि में हम लोग किधर से किधर जा रहे थे, ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे थे। यानी ज्ञात है हमको कि 1+1+1 दिया है तो उसको 2 बनाना है, कैसे बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें दिया जाएगा, इसमें इस विधि में, संश्लेषण विधि में, कि हमको 2 दिया है और इसको तोड़ना है 1+1 में, तो कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, अब हमको जाना है अज्ञात से ज्ञात की ओर। इस विधि में ये है, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे। इसमें क्या करना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे थे, पढ़े हैं इससे पहले विश्लेषण विधि में, लेकिन संश्लेषण विधि में हम लोग चलेंगे अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है ना, यानी इसके विपरीत, उल्टा। चलिए, यह विधि विश्लेषण विधि का पूरक है। यानी ये जो यह विधि यानी संश्लेषण विधि जो विश्लेषण विधि का पूरक का मतलब उल्टा, यानी इस विधिया का ये उल्टा है। ठीक ना, इस विधि में इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर संश्लेषण प्रयोग किया जाता है। देखिए, यह विधि विश्लेषण विधि का पूरक है, यानी उल्टा है। इस विधि में
अज्ञात से ज्ञात की ओर हम लोग जाते हैं, छोटे छोटे खंडों को बिटोड़ करके उसका आंसर लाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए कैसे होगा, कि जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में a बराबर b दिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, a बराबर b दिया है, उसके बाद क्या दिया है, b बराबर c दिया है, अतः a बराबर c, ठीक है। यानी देखिएगा यहाँ से कि a बराबर b दिया है, b बराबर c दिया है, a बराबर c दिया है, ठीक है। अतः इसके बराबर होगा a बराबर c, यानी ये इस तरह से समझिए कि a बराबर b है, b बराबर c है, तो a बराबर b होगा तो b बराबर इसके बराबर ये है, तो a c के बराबर होगा, एकदम होगा। तो इसको लिख सकते हैं a किसके बराबर है, c के बराबर है। एकदम ध्यान से समझिए, a बराबर b दिया है, b बराबर c दिया है, तो अब क्या करेंगे कि जब a बराबर b है, b बराबर c है, तो a बराबर भी c होगा। इस तरह से खोजना है, ठीक ना। इसका गुण हम लोग देखेंगे। गुण पहला है फायदा, इसका फायदा देखते हैं क्या होता है, यानी एडवांटेज। पहला नंबर, यह विधि सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध है। यह विधि जो होता है सरल है यानी आसान है, और क्रमबद्ध है, सूक्ष्म है, छोटा है और आसान है, ठीक है। इससे समस्या का हल जल्दी निकलता है। यह जो विधि होता है, इससे समस्या का हल जल्दी निकल जाता है। स्मरण शक्ति के विकास में मदद करती है। जो हमारा स्मरण शक्ति है उसके विकास में भी ये भी मदद करती है। जो मंद बुद्धि के छात्र होते हैं, मंद बुद्धि आप लोग समझ रहे हैं, मंद बुद्धि के छात्रों के लिए यह विधि उपयोगी होता है सबसे अधिक, ठीक है। ज्यादातर गणितीय समस्याएं इस विधि से ज्यादातर गणितीय समस्या जो होता है, यानी गणित का जो क्वेश्चन होता है, इसी विधि से ही हल किया जाता है। कौन सा विधि, संश्लेषण विधि, ठीक है। ये इनका फायदा है। अब हम लोग नुकसान देखेंगे, इसका नुकसान क्या होता है इससे।
3 नंबर है इसका नुकसान। नुकसान के बारे में जानेंगे। यह विधि जो होती है रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। ये जो संश्लेषण विधि होता है, संश्लेषण, इसमें क्या होता है, रटने की विधि, यानी इसमें रटाया जाता है, रटने की विधि पर बल दिया जाता है। यानी बच्चा का क्या किया जाता है कि ये रट जाओ, याद कर जाओ, ठीक ना। तो इस पे इसमें बल दिया जाता है। दूसरा नंबर देखेंगे, ये नुकसान है। इससे नुकसान क्या क्या होता है देखिएगा। इस विधि में क्या होता है, खोज करने की विकास नहीं हो पाता है। यानी बच्चा किसी चीज क्वेश्चन पे सोच सके, खोज सके, वो इसमें नहीं होगा। इसमें रटने की पर बल दिया जाता है, ठीक है। ये जो इससे ज्ञान प्राप्त हो गया, समझिए वो अस्थाई रहेगा, और मतलब ये सीमित है कि इससे ज़्यादा बढ़िएगा नहीं, ठीक ना। और रटने रटने वाली बात जो है वो देखिएगा ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। आज रहेगा तो कल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और जो समझिएगा वो बहुत ज़्यादा दिन तक रहती है। यह विकास में सहयोग नहीं करती। यानी यह हमारा जो दिमाग है उसके विकास में यह सहयोग नहीं करती। कौन? संश्लेषण विधि, ठीक है। तो अब हमको विदा दीजिए, रहने दिया जाए। जय हिंद। वीडियो लंबा हो जाएगा तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक ना। ठीक है, रहने दिया जाए। ओके।